लोकतंत्र स्वयं को अनुशासन में रखने की कला है, जिससे दूसरों को उसे अनुशासन में न रखना पड़े। जॉर्ज क्ले मेंशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं आप लोग सभी के लिए दैनिक रूप से एडिटोरियल्स का पॉडकास्ट लाता रहता हूँ। इसी क्रम में जो आज का हमारा एडिटोरियल है, वो इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें नेपाल के बारे में चर्चा की गई है। इसका शीर्षक है नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता की जड़ें। संजीव राय जी का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि नेपाल में सरकारों का बदलना कोई नई बात नहीं है, मगर वहाँ किसी एक गठबंधन का कार्यकाल पूरा करना भी मुश्किल है। 20 महीनों के बाद ही नेपाल में एक बार फिर सरकार बदल गई। अब माओवादी नेता पुष्प कुमार दहल प्रचंड की जगह केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। गठबंधन में विचारधारा पीछे रहती है और सरकार में शामिल राजनीतिक दल अपने अपने हित साधने में लगे रहते हैं। दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी सरकार पर दबाव रहता है, लेकिन प्रतिरोध और समझौते के पहिए से सरकार चलती रहती है। अब केपी शर्मा ओली की पार्टी एनसीपी यूएमएल समर्थन के जगह सरकार का नेतृत्व कर रही है। अभी तक विपक्ष में बैठने वाली नेपाली कांग्रेस एनसीपी यूएमएल को समर्थन दे रही है। यह गठबंधन कितने समय तक चलेगा, देखने वाली बात है। नेपाल में अस्थिर सरकारों का दौर तभी शुरू हो गया था जब 1990 में पंचायत सरकार की औपचारिक समाप्ति हुई थी। नवंबर 1990 में नया संविधान बना और नेपाली कांग्रेस के नेता केपी भट्टराई के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी। देश में 1959 के बाद 1951 में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कराए गए। कुल 205 संसद प्रतिनिधियों में से नेपाली कांग्रेस को 112 सीटों पर विजय मिली थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमंत्री, लेकिन नेपाली कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते 4 साल पहले ही यह सरकार गिर गई और देश फिर चुनाव के लिए बाध्य हुआ। तय अवधि से 18 महीने पहले नवंबर 1994 में फिर चुनाव हुए, लेकिन किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 88 सीटों के साथ एनसीपी यूएमएल के मनमोहन अधिकारी अल्पमत सरकार के प्रधानमंत्री बने और 9 महीने बाद ही वह सरकार गिर गई। यह नेपाल की पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। इसके बाद सितंबर 1995 में नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में सद्भावना पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के सहयोग से नई सरकार बनी। 1999 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला था, मगर राजा ज्ञानेंद्र ने अक्टूबर 2002 में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को हटाकर संसद को भंग करके सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली थी। 1991 के बाद राजनीतिक अस्थिरता और भ्रष्टाचार से आम लोग दुखी थे। युवा देख रहे थे कि अस्थिर सरकारों के कारण आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है और रोजगार के अवसर नहीं खुल रहे हैं। इसी बीच फरवरी 1996 में पुष्प कुमार दहल प्रचंड और बाबूराम भट्टराई ने छोटे छोटे कम्युनिस्ट समूहों को मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल माओवादी का गठन किया। राजशाही के विरुद्ध सशस्त्र जन युद्ध की घोषणा कर दी। बैंक, सरकारी दफ्तर, स्कूल आदि पर नियंत्रण के साथ माओवादी अपना विस्तार करते जा रहे थे। पश्चिमी नेपाल में उन्हें ग्रामीण लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा था। 1996 से 2006 के बीच सेना और पुलिस के साथ माओवादियों की गोलीबारी रोज की खबर थी। इस जनयुद्ध में लगभग 13,000 लोगों की जान गई। 2002 के बाद राजनीतिक दलों और राजा ज्ञानेंद्र के बीच मतभेद उभरने लगे। माओवादियों को राजशाही हटाने की मांग और हमले जारी रहे। 24 अप्रैल 2006 को राजा ज्ञानेंद्र ने भंग हुई संसद को बहाल करने की घोषणा के साथ देश के 7 प्रमुख राजनीतिक दलों के संगठन से देश की एकता और समृद्धि के लिए कार्य करने का अनुरोध किया। नेपाली कांग्रेस के नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला एक बार फिर प्रधानमंत्री बने और राजनीतिक दलों के बीच चुनाव कराने और नए संविधान बनाने पर भी सहमति बनी। नई सरकार ने कुछ ही दिनों बाद
राजा के प्रमुख अधिकारों में कटौती कर दी। 21 नवंबर 2006 को गिरिजा प्रसाद कोइराला के नेतृत्व वाली 7 दलों की सरकार और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ और फिर माओवादी मुख्य धारा की राजनीति में वापस लौट आए। नेपाल में लंबे राजनीतिक और सशस्त्र संघर्ष के बाद 2008 के अप्रैल में संविधान सभा के चुनाव हुए, जिसमें माओवादियों को सबसे अधिक सीटें मिली, लेकिन उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। मई 2008 में राजशाही की औपचारिक विदाई हो गई और नेपाल को एक संघीय गणराज्य के रूप में मान्यता दे दी गई। जुलाई 2008 में रामवरण यादव देश के पहले राष्ट्रपति बने। उसी साल अगस्त में माओवादी नेता कमल दहल प्रचंड मिलीजुली सरकार के प्रधानमंत्री बन गए, मगर मई 2009 में ही प्रचंड ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह 2008 से 13 के बीच दलों के पाला बदल खेल में अलग अलग गठबंधन बने और देश को 4 प्रधानमंत्री मिले। 2013 से 17 के बीच 4 प्रधानमंत्री और 17 के चुनाव के बाद फरवरी 2018 से दिसंबर 2022 तक नेपाल में 3 प्रधानमंत्री बने। आम चुनाव के बाद जनवरी 2023 में फिर प्रचंड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन फरवरी 2023 में ही उनकी सरकार ने मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सहयोग वाला गठबंधन बना लिया। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, लेकिन नेपाली कांग्रेस के सहयोग के कारण सरकार गिरी नहीं। मगर मार्च 2024 में प्रचंड ने एक बार फिर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल से हाथ मिला लिया और प्रधानमंत्री बने रहे। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यूएमएल और नेपाली कांग्रेस एक साथ आ गए और नए गठबंधन ने 3 बार प्रधानमंत्री रहे प्रचंड को सत्ता से बाहर कर दिया है। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसा लगता है देश में कौन कब किसके साथ सत्ता में भागीदार होगा, उसका कोई वैचारिक आधार या आर्थिक नीतियों से कोई लेना देना नहीं है। 275 सदस्यों वाली नेपाली संसद अगर आम लोगों की बेहतरी के लिए गंभीर नहीं है तो जनता को उसकी उपयोगिता पर संदेह होगा। राजनीतिक दलों की अगुवाई में लोकतंत्र बहाली आंदोलन, जन युद्ध, राजशाही का समापन, नए संविधान, सब कुछ हुआ, लेकिन नवनो नेपाल के सपने का क्या हुआ? कुछ लोग सोचते हैं कि राजशाही के समापन के बाद राणा परिवारों की जगह नए कुलीन सत्ता के प्रतिनिधि बन गए हैं और उनके बीच ही सत्ता का खेल चल रहा है। इस परिस्थिति में प्रमुख नेपाली राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे याद करें कि 91 से लेकर 2006 के बीच उन्होंने आम लोगों से किस तरह का नेपाल बनाने का वादा किया था। नेपाल की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। सत्ताधारी दल खुलकर भ्रष्टाचार में शामिल, लोग परेशान हैं, मगर लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए नेता एक नए तरह की राजशाही चला रहे हैं। अस्थिर राजनीतिक गठबंधन और अल्पकालिक सरकारों के अनुभव के साथ लोकतांत्रिक देश इस प्रावधान को अपना सकते हैं कि कानूनी रूप से कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। और साथ ही दोस्तों आप ये बताएं कि आप नेपाल के बारे में क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा नेपाल की राजनीति पर।